जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मेरी ये क्लास सेकंड है, जिसमें मैं मेंस पेपर 1 का आपके लिए टॉपिक और सिलेबस लेकर आई हूँ। जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे आज हिस्ट्री एंड कल्चर। जो फर्स्ट यूनिट है इसकी, भारतीय इतिहास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता से 10वीं सदी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से 10वीं सदी तक हमको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास बताना है हमारे भारत का। और ये हमारा चैप्टर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें आप जो नया सिलेबस है हमारा 2020 का उसके अकॉर्डिंग है और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं पहले हमारे प्रीवियस पेपर में उनके बारे में भी है। और इसके एमसीक्यू मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एमपीपीएससी के साथ साथ एमपी में और जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे पटवारी हो या एमपीएसआई हो, और जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के जिसमें हमारा जीएस पूछा जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो। और अगर आपको नए सिलेबस का मेरा ये जो फर्स्ट यूनिट है इसका फर्स्ट चैप्टर अगर करना है तो है भारतीय इतिहास के स्रोत। हमारे भारतीय इतिहास के स्रोत जो है वो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, इसका आप वो ज़रूर देखना। और लाइन बाय लाइन मैंने जो चैप्टर्स बनाए हैं पूरा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम है, आप ज़रूर लाइन बाय लाइन सारे वीडियोस देखना, जिससे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होते जाए। ये मेरे खुद के हैंड रिटन टॉपिक्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे सबसे पहले परिचय। ये है क्या सिंधु घाटी की सभ्यता का परिचय, उसकी प्रकृति और खोज का इतिहास, कि हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को किस तरह खोजा, कैसे हमने उसको पाया, हमारे इतिहास में कैसे शामिल किया। विस्तार एवं सीमा, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है और इसकी सीमा क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, वो कैसे आगे बढ़ी, हम इसमें देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का, कि हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी और आगे कैसे बढ़ी उसमें और कैसे प्रकाश डाला, हम वो सब इसमें देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, इसकी क्या विशेषता है, हमारे आज के समय में हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। हड़प्पाई लिपि, इसकी लिपि कौन सी थी ये देखेंगे। सिंधु घाटी का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी का, ये देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की कला, हड़प्पा सभ्यता की कला कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन, इसका राजनीतिक जीवन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की धर्म और दर्शन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये देखेंगे। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है पहले मेंस में, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ये ज़रूर बताऊंगी कि इसमें से 3 नंबर का कैसे पूछ सकते हैं, 5 नंबर का कैसे पूछ सकते हैं और 11 नंबर का किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, हम इसमें ये देखेंगे। क्योंकि हमें तैयारी इसी तरह करना है कि अगर एमसीक्यू पूछ सकता है किसी टॉपिक से या किसी एक सब पॉइंट से तो किस तरीके का आएगा, 3 नंबर का आएगा तो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, 6 नंबर का पूछेंगे तो किस तरह का बन सकता है और 11 नंबर का पूछेंगे तो किस तरह से बन सकता है। और फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हो कि हर एक यूनिट 30 नंबर की होगी, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है। तो हो सकता है कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बने, क्योंकि ये हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्नानागार से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन हो या इसके पतन से संबंधित क्वेश्चन हो। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। राजनीतिक जीवन हुआ, सामाजिक जीवन हुआ, धर्म और दर्शन हुआ, इनकी अर्थव्यवस्था हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन भी 6 नंबर में या 11 नंबर में हमसे पूछे जा सकते हैं, निबंधात्मक रूप में भी पूछे जा सकते हैं और 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स और सारे के सारे फैक्चुअल वाले कैसे लिख सकते हैं, हम इस नोट्स में देखेंगे। ओके फ्रेंड, स्टार्ट। भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। फ्रेंड, ये चैप्टर हम 1 है,
लेकिन सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये सेकंड चैप्टर है हमारा, क्योंकि पहला हमारा चैप्टर है भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सेकंड हमारा चैप्टर क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक थी। 2500 बीसी से लेके 1750 तक का माना जाता है। आपको अलग अलग जगह अलग अलग तिथि मिलेगी इसकी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ नोट्स में और बुक्स में देखा है वो बता रही हूँ कि 2500 बीसी से लेके 1705 तक ये चला था। और हम इसका परिचय देखते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट था हमारा सब पॉइंट, कि इसका परिचय क्या है। आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर एक महान सभ्यता का अस्तित्व था। फ्रेंड्स, ये बात नोट करने लायक है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से के लगभग 13 लाख वर्ग, कितना क्षेत्रफल है, 13 लाख वर्ग क्षेत्रफल है। और ये सिंधु नदी के तट पर, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है स्थित? सिंधु घाटी की, सिंधु नदी पर। और ये हमारी एक प्राचीनतम सभ्यता है। और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हमारे एक तो भारत में है, और दूसरी बात, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उन सब में ये सबसे, जिसमें शहर, जो महाशहर अपन कह सकते हैं, वो इधर पे हमको देखने को मिलेगा। किस तरह से इनने अपने आप को आगे बढ़ाया, जो शहर का एक नक्शा मिलता है हमको, वो हमको यहाँ से मिला। इनने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करा था, इसलिए ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसको एक चीज़ और बोलते हैं, एक नाम और इसका, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सबसे पहले सभ्यता के हड़प्पा शहर के बारे में ही पता चला था। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जब सबसे पहले हमें पता चला था कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी है, तो हमें कहाँ से पता चला था? हड़प्पा शहर। जो हड़प्पा शहर है वहाँ पर खोजबीन की गई, जिससे हमें पता चला कि सिंधु नाम की भी हमारे देश में या पुराने इतिहास में एक सभ्यता थी, जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट हम इसकी प्रकृति देखते हैं। प्रकृति क्या थी फ्रेंड्स? यह शहरी सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उस समय, आज से 4500 साल पहले, शहरी सभ्यता हमारे देश में आ चुकी थी। निश्चित जनसंख्या, उत्कृष्ट भवन शैली, उत्कृष्ट लिपि, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासकीय व्यवस्था आदि लक्षण विद्यमान होते हैं। हमें इधर पे क्या क्या देखने को मिलता है कि एक निश्चित जनसंख्या थी, उत्कृष्ट भवन शैली थी, उत्कृष्ट लिपि थी, व्यापार वाणिज्य था, प्रशासकीय व्यवस्था भी यहाँ हमको देखने को मिलती है। इन सब के हमें लक्षण यहाँ से मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं फ्रेंड्स? सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को। शहर चलाने के लिए शासकीय तंत्र होने के भी प्रमाण मिलते हैं। शहर कैसे चलेगा, इनके लिए इनने एक शासकीय तंत्र भी बना के रखा था, हमको इसके प्रमाण मिले हैं। प्रकृति को शहरी माना जाता है। प्रकृति जो है इधर की, वो कैसी है? शहरी है। शहरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो साधन थे वो सारे के सारे किस प्रकार से, जो आज के समय में मोस्ट ऑफ हमको देखने को मिलते हैं, जैसे चिमनी हुई, नालियाँ हुई, सड़कें हुई, ये सब चीज़ें हमको ये बताती हैं कि ये शहरी सभ्यता, यहाँ पे हमको शहरी सभ्यता देखने को मिली है। खोज का इतिहास देखते हैं कि किस तरह से इसको खोजा गया। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन। फ्रेंड, ये याद रखना कि सबसे पहले किसने इसका उल्लेख किया, क्योंकि ये भी हमारे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेंड ध्यान से सुनना, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि नाम है, क्योंकि हमें इसमें प्री के साथ साथ मेरे जितने भी नोट्स हैं, मैं जितनी भी अभी मेंस की वीडियोस बना रही हूँ उसमें मैंने फैक्ट्स को ज़्यादा डाला है, जिससे हमारे प्री की भी तैयारी होते जाए, मेंस की भी तैयारी होते जाए। फ्रेंड्स, मेरे नोट्स बड़े हैं, मुझे खुद को लगता है कि मैंने बहुत बड़े नोट्स बनाए हैं, लेकिन मैंने नोट्स बड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने उनको प्री के और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, जिसमें आपको फैक्ट से प्री की तैयारी होगी और उनको निबंधात्मक यानी कि उनको लेखन शैली से हमारे मेंस की तैयारी होगी। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
कि 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया। सबसे पहले किसका उल्लेख किया? हड़प्पा टीले का। किसने किया? चार्ल्स मेसन ने। तथा ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। इस ओर ध्यान किसको दिलाया? ब्रिटिश सरकार ने। उस समय ब्रिटिश शासन चलता था हमारे देश में। तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया। 1853 से 1873 के बीच जनरल कनिंघम, याद रखना फ्रेंड, जनरल कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्रों को व्यापक सर्वेक्षण कराया। यानी उसकी खोज, उसकी सर्वेक्षण किसने करवाया? जनरल कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्रों का। कब करवाया? 1853 से 1873 के बीच में। जनरल कनिंघम एएसआई के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। एएसआई हमारे भारत की जो एएसआई यानी कि खोजबीन, जो हमारे क्या कहते हैं, पुरानी चीज़ों की जो खोज करते हैं, उसकी ये संस्था थी हमारे, जिनके कौन थे? जनरल कनिंघम कौन थे? प्रथम डायरेक्टर थे। ये पूछा जा सकता है कि एएसआई का हमारे जो जनरल थे, प्रथम जो डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम क्या है? तो क्या नाम है फ्रेंड? जनरल कनिंघम। एएसआई की स्थापना 1861 में कैनिंग के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? 1861 में हुई थी और कैनिंग के काल में हुई थी एएसआई की स्थापना। 1921 में एएसआई के तत्कालीन डीजी जॉन मर्सल ने इसके स्थलों की खुदाई का प्रारंभ हुआ। किसके समय हुआ था? जॉन मार्शल, जो कि कौन थे? एएसआई के उस समय के डीजी थे। दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन हुआ। उत्खनन किसके द्वारा हुआ? सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। फ्रेंड ये याद रखना, हमको ये फैक्ट्स याद रखने हैं कि बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए कि उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले किया। और इसका सर्वेक्षण किसने करवाया? जनरल कनिंघम ने करवाया। लेकिन इसकी खुदाई, इसका उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने करवाया था। 1990 में धोलावीरा, यानी जो कि गुजरात में, उस समय गुजरात में जो आता था, कि खुदाई पूरा होने के साथ अधिकतम कार्य समाप्त हो गया। जब उसकी खुदाई पूरी होने वाली थी तो अधिकतम कार्य क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। और धोलावीरा हमारे गुजरात में आता है। फ्रेंड याद रखना, आप मैप रखना सामने, जो भी नाम आते हैं आप उसको उसमें पॉइंट करते जाना कि धोलावीरा गुजरात में आता है, जो कि 1990 में अधिकतम खुदाई, अधिकतम कार्य समाप्त हुआ था उस समय। हम इसके विस्तार एवं सीमा के बारे में देखते हैं। विस्तार एवं सीमा क्या थी इसकी? सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन है। कैसी है फ्रेंड? हमें कांस्य युगीन सभ्यता हम इसको कह सकते हैं कि उस समय का जो युग था वो कांस्य युगीन था। विस्तार हम देख चुके हैं, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर लगभग 1,29,600 वर्ग किलोमीटर में था। कितना था फ्रेंड? 129,9600 वर्ग किलोमीटर में था। इसकी सीमा निम्नलिखित है। इसकी सीमा कहाँ कहाँ थी? हम देखते हैं ये नक्शे के उसमें। उत्तर में माडा, जो कि जम्मू और कश्मीर में आता था। दक्षिण में नर्मदा नदी के मोहाना, जो कि महाराष्ट्र में आता था। पश्चिम में सुक्का गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट पर पाकिस्तान पे था। पूर्व में आलमगीर, पूर्व दिशा में आलमगीर, जो कि मेरठ पश्चिम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको मिलता है। हम इसको नक्शे से थोड़ा समझते हैं, क्योंकि अगर ये 3 नंबर का आएगा और हमने अगर इतना बना के आ गया इसका विस्तार और सीमा, तो हमको उससे 3 नंबर, अगर टाइम की कमी है तो हमको आराम से इसमें 3 के 2 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ओके, यहाँ हमको मांडा क्षेत्र मिलता है, जो कि जो कि कौन सी रिवर है? यहाँ पे चेनाब नदी है। और ईस्ट साइड हमको देखने को मिलता है आलमगीरपुर, जिसमें नदी कौन सी है? हिंडन। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। फ्रेंड नदी भी याद रखना कि हिंडन नदी के किनारे पे हमें आलमगीर मिलता है, जो कि ईस्ट साइड है। और दैमाबाद कहाँ, किस नदी पर है? इसकी नदी कौन सी है? परावराव, यानी कि प्रवास नदी भी इसको बोला जाता है। गोदावरी थोड़ी दूर, और इससे गोदावरी नदी जो थी थोड़ी दूर पर स्थित है। सूत कांगेंडोर वेस्ट साइड हमको मिलता है। बलूचिस्तान उस समय के बलूचिस्तान में थी, और इसकी रिवर कौन सी है? दास्क नदी है। ये याद रखना कि नॉर्थ साइड मांडा, नदी चेनाब, ईस्ट साइड आलमगीरपुर, नदी से हिंडन,
दैमाबाद साउथ साइड और इसकी रिवर है प्रवास, और सूत कांगेंडोर वेस्ट साइड है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, और इसकी नदी कौन सी है, दास्क। ओके फ्रेंड, इसके मुख्य शहर और उनकी विशेषताएं देखते हैं कि इनके मुख्य शहर कौन से थे और इनकी विशेषताएं। मोहनजोदड़ो सिंध, जिसे सिंध भी कहा जाता है, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। किस साइड फ्रेंड, दाहिने किनारे बसा हुआ है, हमारे राइट हैंड साइड, सिंधु नदी के राइट हैंड साइड मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। हड़प्पा के बारे में क्या देखने को मिलता है कि ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता था, जो कि रावी नदी के बाएं किनारे पर, किस साइड, जो रावी नदी है हमारी उसके बाएं साइड स्थित है। और चांदुड़ो को जो सिंध में पाया जाता था, सिंध शहर में पाया जाता था, सिंधु नदी के बाएं। फ्रेंड याद रखना, सिंधु नदी के दाहिने मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड चानुद्रो पाया गया है। शहर दोनों का सेम है, सिंध शहर, तथा ये मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में है। 130 किलोमीटर दक्षिण में है किसके, मोहनजोदड़ो के। हम आते हैं कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे था। कौन सी नदी के, घग्गर नदी के किनारे था। यह नदी सैकड़ों वर्ष पहले सूख गई। इस नदी के बारे में आज कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि सैकड़ों सालों पहले क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। लोथल, लोथल किस में आता है फ्रेंड, गुजरात में। हमने गुजरात में पढ़ा था कि लोथल गुजरात में आता है, खंबात की खाड़ी के सिरे पर है। कहाँ पे, खंबात की जो खाड़ी है उसके सिर साइड ये लोथल बसा हुआ है, जो कि गुजरात में है। बनवाली, बनवाली हमारे हरियाणा में है, विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर थी। कहाँ पे, जो हमारी नदी विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, उसके किनारे पर स्थित है। सुरकोतदा, सुरकोतदा गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में फ्रेंड दो पाए गए, लोथल एक और सुरकोतदा। लोथल खंबात की खाड़ी में और सुरकोतदा कच्छ के रन के किनारे। कहाँ पे, कच्छ के रन के किनारे हमें पाया गया है। नवीनतम उत्खनित शहर कौन कौन से हैं, धोलावीरा जो कि गुजरात में कच्छ जिले में है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है, जो कि नवीनतम अभी जो फिलहाल में उत्खनित हुआ है वो शहर है धोला। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें अनेक प्रकार की जो आर्थिक, हमारे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी काम होते हैं वो शुरू हो चुके थे। उत्खनन से अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं पर प्रकाश पड़ता है, जो इस प्रकार है। उत्खनन हुआ जब सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो उसमें हमको अनेक प्रकार के सबूत मिले, अनेक प्रकार की उसमें चीज़ें मिली, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। हम इनको कुछ 5-6 चरणों में पढ़ेंगे। पहला तो कृषि, फिर पशुपालन, शिल्प एवं व्यवसाय। शिल्प एवं व्यवसाय को मैंने यहाँ पे 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है धातु संबंधित व्यवसाय, दूसरा है मोहर निर्माण और तीसरा है मन का माला। नेक्स्ट हमारा आता है व्यापार, फिर आता है हमारा बंदरगाह और फिर आता है आयात निर्यात। हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में, कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, शिल्प एवं व्यवसाय के बारे में, व्यापार, बंदरगाह और आयात निर्यात के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि की। कृषि से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अर्थव्यवस्था आई थी ये देखते हैं। 9 प्रकार की फसलें, सिंधु घाटी की सभ्यता में 9 प्रकार की फसलें होती थीं। इसमें प्रमुख कौन कौन थी, गेहूं, चावल, जौ मुख्य फसल थी। क्या थी, गेहूं, चावल, जौ इधर की मुख्य फसल थी। चावल के साक्ष्य रंगपुर तथा लोथल यानी गुजरात में जो आता है में मिले हैं। हमको चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, रंगपुर और लोथल में मिले। फ्रेंड एक लिस्ट ज़रूर बनाना जिसमें आप ये लिखें कि किस चीज़ का साक्ष्य कहाँ मिला, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न MCQ में यानी कि हमारे PSC के प्री में पूछे जाते हैं और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें भी पूछे जाते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती का श्रेय, विश्व में सबसे ज़्यादा कपास की खेती सिंधु घाटी की सभ्यता में को दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उस समय होती थी सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे ज़्यादा कपास की खेती। कालीबंगन से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। कालीबंगन से किस चीज़ के निशान मिले हैं, जुते हुए खेत के।
बनावली से मिट्टी के हल्के नमूने प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से? बनावली में हमें मिट्टी में खेती जो होती है उसके निशान मिले हुए हैं। नदियों के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे ये लोग? नदियों के किनारे रहते थे। क्यों रहते थे? जिससे इनको पानी आसानी से मिल सके। ज़्यादातर खेती इनने नदियों के किनारे की है। क्यों की है? क्योंकि वहाँ से इनको पानी आराम से मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिंचाई का उतना नहीं था साधन, लेकिन फिर भी इधर पे सिंचाई किसके ऊपर निर्भर रहती थी? नदियों के ऊपर निर्भर रहती थी। इसलिए शायद वे डंडे द्वारा खुदाई करके एवं छिटका बुआई द्वारा कृषि करते थे। छिटका बुआई यानी कि जो आज के समय में पंप लगे रहते हैं उसमें से पानी छीट छीट के जो निकलता है, उसी प्रकार उस समय क्या हुआ था? छिटका बुआई की जाती थी, यानी कि नदियों से पानी को लाकर छिटका जाता था। सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर थे। सिंचाई के लिए किस पर निर्भर थे? ये पूरी तरह नदियों पर निर्भर थे। लेकिन मानव निर्मित तरीकों का प्रयोग भी किया जाता था, यानी जो मानव के द्वारा किया जाता है जल का जो साधन होता है कृषि के लिए, वो मानव द्वारा भी किया जाता था। सीत-होई जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है में नहर होने के और धोलावीरा में से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ? सीत-हाई में नहर के और धोलावीरा में जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड, ये आप याद जरूर रखना। विशेष लक्षण। विशेष लक्षण क्या था? कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। क्या है? मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या 51,000 से 35,000 के बीच थी। विशाल स्नानागार सर्वाधिक महत्वपूर्ण आम इमारत है। यहाँ का जो विशाल स्नानागार है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आम इमारत है। इसकी माप 39 फीट लंबाई रहती थी और 23 फीट चौड़ाई और 8 फीट इसकी गहराई थी। यह धार्मिक स्नान का स्थान रहा होगा। हड़प्पा। हड़प्पा से हमको क्या प्राप्त होता है? कि 1921 में उत्खनन किया जाने वाला यह प्रथम सिंधु स्थल है। कौन सा? प्रथम सिंधु स्थल है। यहाँ के धान्य कोठार नगर दुर्ग क्षेत्र से बाहर लेकिन इससे सटे हुए पश्चिम में अवस्थित हैं। धान्य कोठार के दक्षिण में ईंट के गोल चबूतरे की कतार बनी है। चानुद्रो। चानुद्रो से क्या होता है? कि एकमात्र सिंधु शहर जहाँ नगर दुर्ग नहीं है। मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ भी कई बार बाढ़ आने के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? कालीबंगन। दो सिंधु शहरों में से एक है जहाँ से आद्य हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृति संस्तर प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? हड़प्पा संस्कृति प्राप्त हुई है हमको हड़प्पा से। आद्य हड़प्पा चरण में खेत जोता जाता था। जो आद्य हड़प्पा है उसमें क्या होता था? खेत जोता जाता था। और हड़प्पा काल में खोदा जाता था। हड़प्पा काल में क्या होता था? खोदा जाता था। मतलब कि आद्य हड़प्पा में खेतों को जोतते थे और हड़प्पा काल में उसको क्या करते थे? खोदते थे। दो चबूतरे मिले जहाँ यज्ञ किया जाता था। क्या सबूत मिला? कि दो चबूतरे मिले हैं जहाँ पे क्या होता था? यज्ञ किया जाता था। लोथल। ईंटों के कृत्रिम गोदी बाड़े वाला यह एकमात्र सिंधु शहर है। सिंधु वासियों का मुख्य बंदरगाह रहा होगा। चावल की खेती का प्राचीनतम उदाहरण 1800 ईसा पूर्व में हमको कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। इसके अलावा एकमात्र स्थल अहमदाबाद के निकट रंगपुर है जहाँ से चावल का भूसा मिला है। याद रखना फ्रेंड, लोथल से चावल की खेती का हमें प्रमाण मिला है, लेकिन अहमदाबाद के निकट जो रंगपुर है वहाँ से हमको क्या मिला है? चावल का भूसा प्राप्त हुआ है। बनवाली। बनवाली में यहाँ से आद्य हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृति के चरण प्राप्त हुए हैं। सुरकोत्ता। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह पत्थर के टुकड़ों की दीवार से घिरा हुआ था जिसके कोनों पर तथा बड़ी दीवारों के बीच वर्गाकार बुर्ज बने हुए थे। धोलावीरा। सिंधु शहरों की खोज में नवीनतम यह नगर गुजरात में स्थित है। तथा सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक है। अन्य शहरों की तरह दो नहीं
अपितु 3 भागों में बटा हुआ है। जो बाकी के जो शहर हैं वो 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन ये कितने भागों में बटा हुआ है फ्रेंड्स? 3 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है पशुपालन। पशुपालन, विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे, विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला है यहाँ पे, जिनमें कुबड़ वाला बैल और भेड़ बकरी जैसे मवेशी हैं। घोड़े का ज्ञान नहीं था। इस समय घोड़े के बारे में कोई नहीं जानता था कि घोड़ा नाम का भी कोई जानवर होता है। यह सभ्यता अश्व प्रधान नहीं थी। ये सभ्यता अश्व प्रधान नहीं थी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। सुरकोत्ता से घोड़े का दांत, सुरकोत्ता से क्या मिले? घोड़े के दांत मिले हैं। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्ति मिली है, लेकिन विद्वानों का बहुमत नहीं मानता। जो विद्वान हैं वो ये चीज़ों को नहीं मानते। उनका कहना है कि घोड़ा उस समय नहीं होता था, मगर फिर भी एक ये भी बात सामने आती है कि सुरकोत्ता में घोड़े के दांत मिले हैं और मोहनजोदड़ो में घोड़े की मूर्ति मिली है, क्योंकि ये दोनों ऊपरी चरण की विशेषता है। जो हमें ऊपर बताया गया है उसकी क्या है? विशेषता है कि घोड़े का ज्ञान नहीं था। भारतीय सुअर की अस्थियां कई स्थलों से प्राप्त हुई हैं। भैंस की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। भारतीय बारहसिंगा का प्रमाण अमरी से प्राप्त हुआ है। पशुओं का शिकार भोजन के लिए किया जाता था। उस समय भी पशुओं का शिकार करते थे, किस लिए करते थे? भोजन के लिए। शिल्प एवं व्यवसाय, शिल्प एवं व्यवसाय में क्या होता है कि धातु संबंधित व्यवसाय। धातु संबंधित व्यवसाय यानी कि तो सोना, तांबा, पीतल, कांसा। कांसा क्या? तांबा और टिन को मिलकर जो बनाया जाता है उसे कांसा कहते हैं। आदि का व्यवसाय करते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था इस समय? लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोहर निर्माण। मोहर निर्माण में क्या हमको विशेषता देखने को मिलती है कि कई प्रकार की वस्तुओं से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। आकार वर्गाकार था तथा आयताकार है। बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया की विशेषता है। जो बेलनाकार मोहर जो मिली है वो मेसोपोटामिया से मिली है। विचित्र जानवरों और प्रतीकों के चित्र बने हैं और लिपि उत्कीर्ण की गई है। कैसा है कि उसमें जानवरों का प्रतीक बना हुआ है, चित्र बना हुआ है और उसमें कोई सी भाषा, उसमें कोई सी लिपि लिखी हुई है। नेक्स्ट है मन का। मन का क्या क्या? सोने चांदी से लेकर विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। तांबा, सोना, कांसा, शंख, कर्निलियन, स्फाटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, कयास, पक्की मिट्टी आदि के बने होते थे। इन धातुओं के तांबा, सोना, कांसा, शंख, कर्निलियन, स्फाटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, कयास, पक्की मिट्टी आदि के माला या मनका यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। लोथल, सुरकोटदा और चनूद्रो से मनका निर्माण की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोथल, सुरकोटदा और चनूद्रो से हमें फैक्ट्री प्राप्त हुई है। मेन हमको नोट क्या मिलता है यहाँ से कि मृद भांड निर्माण, ईंट का व्यवसाय, पत्थर का निर्माण, बुनाई आदि ईंटों में एक निश्चित अनुपात, ईंट की एक निश्चित अनुपात था 4:4:2 का इधर पे अनुपात होता था। ये इसके मुख्य व्यवसाय बताए गए हैं हमें। व्यापार, व्यापार कैसा था? बाह्य तथा आंतरिक दोनों तरह के व्यापार से संलग्न थे। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया से बाहरी व्यापार के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़े थे। बाहर से भी इनका क्या होता था? व्यापार होता था। कहाँ से? हड़प्पा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से बाहरी व्यापार, मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। अभिलेखीय तथा पुरातात्विक दोनों प्रमाण प्राप्त हुए हैं हमें। अभिलेखीय लिखित भी प्राप्त है, जो अभिलेखों से प्राप्त है, और पुरातात्विक भी हमारे पास प्रमाण है। कि अभिलेखीय साक्ष्य क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया वासी अपने से पूर्व के 3 क्षेत्रों से व्यापार करते थे। कहाँ से? दिलगुन जो कि बहरीन में है, मगन जो कि मकरान तट पर है, और मेलुहा जो कि सिंध सभ्यता क्षेत्र है। अभिलेख के अनुसार मेलुहा के बड़े बड़े जहाज यहाँ आकर लंगर डालते हैं। कहाँ पर? मेलुहा में डालते थे लंगर। उत्खनन के साक्ष्य, उत्खनन से हमें क्या साक्ष्य मिलता है कि मोहनजोदड़ो तथा असमगीरपुर से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं। लोथल से फारस की खाड़ी की गोलाकार मोहर मिली हैं। मेसोपोटामिया तथा निपुर आदि से सिंध सभ्यता की मोहर मिली हैं। कौन सी सभ्यता की? सिंध सभ्यता की मोहर हमें प्राप्त होती हैं।
नेक्स्ट हमारा अर्थव्यवस्था का पॉइंट है आयात और निर्यात। आयात निर्यात, निर्यात क्या, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, सीप की बनी वस्तुएं, मनके तथा मोहरे, अनाज, ताली, लकड़ी, ये हम इस निर्यात करते थे। और आयात क्या क्या करते थे, बलूचिस्तान एल्बेस्ट्स, बिटुमिनस तांबा भेजते थे, आयात करते थे। अफ़गानिस्तान और ईरान में हम चांदी, सीसा, टिन, फिरोज़ आयात करते थे। मध्य एशिया बदख्शा से हम लाजवर्त यानी पत्थर आयात करते थे। ईरान तथा कोलार से हम सोना आयात करते थे। हड़प्पा के बंदरगाह, हड़प्पा के बंदरगाह के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है कि स्थल तथा जल मार्ग से व्यापार करते थे। हड़प्पाई क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां से व्यापारिक गतिविधियां अच्छी तरह चलाई जाती थीं। पाकिस्तान में क्या क्या, सुल्कांगेडोर, सूतकागो, डाबर को, अल्लाह दिनों, ये हमें मिलते हैं। और हिंदुस्तान से नागेश्वर जो कि गुजरात में पड़ता है, प्रभास पाटन जो ये भी गुजरात में, लोथल भी गुजरात में, भगत राव महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे बड़ी लिपि धोलावीरा से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी हमें लिपि कहाँ से प्राप्त होती है फ्रेंड्स, धोलावीरा से। और यहाँ पे तौल माप, तौल माप से हमें क्या अर्थव्यवस्था का पता चलता है कि तौलने तथा मापने के ज्ञान से परिचित थे कि चीज़ों को कैसे तोला जाता है, कैसे मापा जाता है, ये ज्ञान उनको था। मापने के लिए वे फुट तथा घन का प्रयोग करते थे। लोथल से कांसे का स्केल प्राप्त हुआ है। कहाँ से, लोथल से कांसे का स्केल प्राप्त हुआ है। तोलने के लिए बटखरे का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, बांट का। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था। यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु को लेना और देना किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। विकास को लेकर इतिहासकारों में एक लंबी चर्चा, एक बहस रहा है। एक इतिहासकार दूसरे इतिहासकार के मत नहीं मानता था, वो अपने मतों को फॉलो करता था। तो यहाँ पे हमें अलग अलग मत देखने को मिलेंगे। इस पर विभिन्न विद्वानों की अलग अलग राय है। इनमें से कुछ मुख्य तथा सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत निम्न हैं। मैंने यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट इतिहासकारों को लिया है जिसको ज़्यादातर हम मानते हैं। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, फ्रेंड ये बोला जरूर गया है लेकिन ये खारिज है, इसको फॉलो नहीं किया जाता। विद्वानों के एक वर्ग मार्टिनर, व्हीलर गार्डन, चाइल्ड, केमर, डीडी कोसाम्बी आदि के अनुसार कालक्रम में मेसोपोटामिया वासी सिंधु क्षेत्र में आए और अंत में इस सभ्यता को अंजाम दिया। क्या कहना है इनका कि मेसोपोटामिया से लोग आए हैं सिंधु क्षेत्र में रहने के लिए और उन्होंने इस सभ्यता को आगे बढ़ाया है। मगर ये चीज़ क्या है, हम मानते नहीं हैं, ये खारिज की गई हुई है। आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्य क्या कहते हैं कि लक्ष्मण स्वरूप सहाय तथा रामचंद्रन जैसे विद्वान आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का जनक मानते हैं। क्या कहते हैं वो कि जो लक्ष्मण थे और राम भगवान थे उनने इस सिंधु सभ्यता को जनक किया है, सिंधु सभ्यता को बनाया है। इस मत को माना नहीं जाता क्योंकि दोनों ही तिथि क्रम में अंतर है। कैसे अंतर है, जो रामचंद्र हैं वो 6ठी सदी में आए हैं और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये आज से 4500 साल पहले की है। साथ ही आर्य ग्रामीण थे जबकि हड़प्पाई शहरी थे। जो आर्य थे वो कैसे थे, वो ग्रामीण थे, गांव के थे। और जो हड़प्पा से तो वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, वो शहरी में उन्होंने अपने आप को शामिल किया है। द्रविड़ों से, द्रविड़ क्या कहते हैं कि आर डी बनर्जी जैसे विद्वान द्रविड़ों को जनक मानते थे। जो आर डी बनर्जी जो इतिहासकार थे उनने क्या किया कि द्रविड़ों को जनक माना है, जबकि द्रविड़ ग्रामीण संस्कृति के लोग थे और हड़प्पा शहरी। यहाँ पे भी हम वही रीज़न बताएंगे कि जो द्रविड़ थे वो क्या थे, ग्रामीण थे, लेकिन जो हड़प्पा थे वो शहरी लोग थे। स्वदेशी, स्वदेशी से उत्पत्ति का सिद्धांत, कुछ लोग मानते हैं कि ये स्वदेशी से उत्पत्ति हुई। रोमिला थापर, आलचिन दंपत्ति, अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की उत्पत्ति का कारण स्वदेशी को माना है। यह मान्यता प्राप्त मत है क्योंकि पुरातात्विक आंकड़ों के आधार पर हड़प्पा के शहरी अवस्था से पूर्व की ग्रामीण अवस्था से विकास संबंधित हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं
थी। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे 11 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 6 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। समकालीन सभ्यताओं के मुकाबले काफ़ी विशिष्ट थी। जो उस समय की मेसोपोटामिया हुई, चीन की सभ्यता हुई, उस समय जो सभ्यताएं थी उसमें ये बहुत ही अलग प्रकार की और इसमें बहुत सारी विशेषता थी जो बाकी की सभ्यताओं में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। उत्खनन से इसकी शहर, किलाबंदी, सड़कों, नाली व्यवस्था, घर आदि विशेषताओं का पता चलता है। हमें क्या क्या पता चलता है जब इसकी खुदाई की गई, इसका उत्खनन किया गया, तो हमें इसके शहर, किलाबंदी, सड़क, नाली की जो व्यवस्था थी और जो घर थे उनकी हमको विशेषताओं का क्या होता है, पता चलता है। नियोजित शहर, पहला हम देखते हैं नियोजित शहर। शहर अधिकांशतः 2 भागों में नियोजित थे। कैसे थे? 2 भागों में, यानी कि ऊपरी टीला और निचली टीला, यानी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। धोलावीरा में 3 टीला थे। धोलावीरा में हमें 3 टीले देखने को मिलते हैं और लोथल, सुरकोटदा, सुलकांगेडोर एक टीले पर बने थे। कहाँ कहाँ पे? लोथल में, सुरकोटदा में और सुलकांगेडोर में हमें एक टीला देखने को मिलता है, लेकिन धोलावीरा में हमको 3 टीले देखने को मिलेंगे। किलाबंदी, किलाबंदी की क्या विशेषता थी कि यह लोगों की सुरक्षा दृष्टिकोण को बताता है कि लोगों में किस प्रकार की सुरक्षा थी और उनने उस सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए किस प्रकार की किलाबंदी करी थी। लोथल में किलाबंदी नहीं है। सिर्फ लोथल ऐसी जगह है जहां आपको किलाबंदी नहीं मिलेगी। सड़कें, सड़कें कैसी थी? सड़कें ग्रिड पैटर्न पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई गई थी। किस प्रकार की थी? कौन से पैटर्न की थी? ग्रिड पैटर्न की। इस व्यवस्था को चेस बोर्ड पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इस व्यवस्था को? चेस बोर्ड पैटर्न। देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेंड कि यहाँ पे आपको चेस बोर्ड मिलेगा। ये जो बनाया गया, इस प्रकार से यहाँ की सड़कें क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इतनी बेहतर सड़कें अन्य किसी समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती हैं। कच्ची ईंट की सड़कें थीं। कैसी थी? कच्ची ईंट की बनी हुई थी सड़कें। नाली तंत्र, नाली तंत्र कैसा था कि पक्की ईंटें, चूना, लाइम तथा चिप्सम का प्रयोग किया। नालियों को बनाने के लिए किन किन के? पक्की ईंटों का, चूना, लाइम का, चिप्सम आदि चीज़ों का इनमें प्रयोग करके बनाया गया था। नालियाँ बड़ी बड़ी और पत्थर से ढकी थी। क्या थी? नालियाँ बड़ी बड़ी बनाई गई थी और उनको पत्थर से पैक किया गया था, नीचे बनाया गया था। साफ करने के लिए इनमें मेन होल एवं सोखता बना हुआ है। अगर नालियों को साफ करना है तो इनने क्या करा था कि मेन होल बनाया था जिससे नालियों को साफ किया जा सके। हर आवास नाली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जो भी घर थे वो नालियों से कैसे थे? जुड़े हुए थे, जिससे उनका जो भी गंदगी या जो भी चीज़ें वो आराम से नाली में निकल सके। और नाली को साफ करने के लिए इसमें मेन होल बनाए गए थे जिससे नालियाँ भी हर समय साफ रहें। घर कैसे थे? घरों का निर्माण उपयोगितावादी दृष्टिकोण और सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा गया था। कैसे करके घर बनाया गया कि उसमें उपयोग क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं घर में रहने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया और सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा गया। एक मंजिला, द्विमंजिला तथा बहुमंजिला घर थे। कैसे थे? एक मंजिल के भी थे, 2 मंजिल के भी थे और 2 से ज़्यादा मंजिलों के घर भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। घर में रसोई, आंगन, शौचालय और स्नानागार आदि विद्यमान थे। सब कुछ था, यानी कि घर में एक जो आज के समय में हमें हमारे घर में सुख सुविधा देखने को मिलती हैं वो सारी चीज़ें उस समय के घरों में भी हमें देखने को मिलती हैं। पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। अब क्या करा इनने? घर को बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया है, घर को पत्थरों से नहीं बनाया गया। नेक्स्ट आता है हड़प्पाई लिपि। फ्रेंड, हड़प्पाई लिपि कैसी थी? अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि हड़प्पाई लिपि जो हमको देखने को मिलती है उसको हम अभी तक पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि अगर आप उसकी फ़ोटो देखोगे हड़प्पा लिपि की तो उसमें आपको जानवरों के साइन मिलेंगे उसमें, इसलिए वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। क्यों थी? क्योंकि वो चित्रात्मक, ये हम देखते हैं विद्वान इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। चित्रात्मक लिपि क्यों है? क्योंकि इसमें जानवरों के या कुछ ना कुछ चीज़ों के चित्र बने हुए थे, जो साइन थे इनके वो अलग अलग प्रकार के पैटर्न शो करते हैं। इसके लिखने के तरीकों को
वेस्ट्रोफेंडम स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्ट्रोफेंडम। वेस्ट्रोफेंडम मतलब कि क्या है? दाहिने से बाएं, यानी जो हम स्टार्ट करते हैं लिखने का, पहले वो दाहिने से लिखते हुए बाएं में आते हैं और फिर बाएं से लिखते हुए दाहिने में जाते हैं। क्योंकि लिपि की पहली लाइन दाहिने से बाएं की ओर तथा दूसरी लाइन बाएं से दाहिने की ओर लिखी गई है। कैसी लिखी गई है? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। तो इस तरीके को, इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? वेस्ट्रोफेंडम स्टाइल। क्या कहा जाता है? वेस्ट्रोफेंडम स्टाइल। फ्रेंड ये हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए आपको कि वेस्ट्रोफेंडम स्टाइल क्या होता है, तो नाम से थोड़ा अजीब सा फील होता है, इसलिए आप ये याद रखना कि इसको क्या कहते हैं। लिपि में कुल 375 से 400 तक अक्षर है। कितने से कितने? 375 से लेके 400 तक अक्षर हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी का सामाजिक जीवन हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था हुई, सिंधु घाटी का इतिहास हुआ, सिंधु घाटी का भौगोलिक हुआ, सिंधु घाटी का सामाजिक जीवन हुआ। ये सारे पॉइंट्स हमारे निबंधात्मक क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और मैंने हर एक आंसर को निबंधात्मक पैटर्न में लिखा है, जिससे आपको उसके अंदर 3 मार्कर भी मिल सके, 6 मार्कर भी मिल सके और एमसीक्यू भी मिल सके, क्योंकि मैंने इसमें फैक्ट्स को भी शामिल किया है। यानी प्री प्लस मेंस आपकी दोनों की पढ़ाई इसमें अच्छे से हो। तो फ्रेंड आप इसको ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना। अगर आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सारे पीडीएफ डले हुए हैं मेरे वीडियोस के। इसका भी पीडीएफ मैंने डाल चुकी हूँ और मैं हमेशा वीडियो के पहले ही पीडीएफ डाल देती हूँ, जिससे अगर आप उसको रीड कर लो तो वीडियो देखने में आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, तो आपको और अच्छे से उसको समझने में आसानी होगी। ओके, अपन पढ़ते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी का? कि हमें उत्खनन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर सामाजिक जीवन की कुछ मान्यताओं तथा विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। फ्रेंड ये लाइन जो मैंने लिखी है, अगर आपके क्वेश्चन में आती है तो ये लाइन लिखना उतना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी समय भी बर्बाद होगा और साथ ही साथ में आपकी जो जगह, आपको जो प्लेस मिला है आंसर लिखने के लिए, वो भी कम पड़ेगी। आप सीधे एड टू द पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। उनको सिर्फ आपकी थिंकिंग से मतलब है, आप कितना लिख रहे हो, कितना भर के लिख रहे हो, उस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं होता, जो कॉपी चेकर होते हैं। ओके, पढ़ते हैं सामाजिक जीवन। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाज में 4 वर्ग थे। कौन कौन से थे? योद्धा, विद्वान, व्यापारी और कामगार। कामगार में कौन कौन आ सकते हैं? इसमें किसान आ सकता है, हमारे शिल्पी आ सकते हैं। तो फ्रेंड याद रखना कि कुछ विद्वानों ने इनको 4 वर्गों में बांटा है, योद्धा, विद्वान, व्यापारी और कामगार। हड़प्पाई समाज में 4 नृजातीय तत्व पाए गए हैं। 4 नृजातीय कौन कौन से? भूमध्य सागरीय यानी कि सबसे ज़्यादा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये 4 प्रकार के हमको इसमें तत्व देखने को मिलते हैं। मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि यहाँ पे महिला प्रथम थी, यहाँ पे पुरुष प्रथम नहीं था। क्या था? महिला प्रथम। समाज में विलासिता की वस्तुएं अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। विलासिता यानी कि नशा, हम जिसको सीधे सीधे कह सकते हैं एडिक्शन, उसकी वस्तुएं हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एवं भवनों का पैटर्न एक समान नहीं है। जो भवन हैं वो सारे एक पैटर्न में बने हुए नहीं थे। समाज में अमीरी और गरीबी विद्यमान थी, यानी कि अमीर भी थे और गरीब भी थे, जैसे आज के समय में भी हमें देखने को मिलते हैं। पासे का खेल, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। यानी यहाँ के लोग पासे भी खेलते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। इन चीज़ों से इनका क्या होता था? मनोरंजन होता था। लोग आभूषण पहनना पसंद करते थे। स्त्री तथा पुरुषों को मोहरों तथा मृद भांडों पर आभूषण पहनते हुए दिखाया गया। यानी कि ये सबूत दिया है, हम ये सबूत देख सकते हैं कि जो मृद भांड और जो मोहरे हैं उसमें स्त्री और पुरुष दोनों वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि उस समय के लोग आभूषण वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मृतक संस्कार होता था। इसमें सभ्यता में 3 प्रकार के मृतक संस्कार प्राप्त हुए हैं। 3 प्रकार के संस्कार होते थे। मृतक संस्कार 3 प्रकार के होते थे। पूर्ण शवाधान, यानी कि सबसे अधिक प्रचलित जो था वो पूर्ण शवाधान था, यानी कि पूरा उनको अग्नि में, पूर्ण शवाधान मतलब कि
जमीन में इनको कर दिया जाता था। और आंशिक समाधान यानी कि आधा जलाया जाता था। और दाह संस्कार मतलब कि पूरा इनको अग्नि को सौंप दिया जाता था। ये मृतक संस्कार इनमें 3 प्रकार के देखने को मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की कला। हड़प्पा सभ्यता की कला कैसी थी? कलात्मक ज्ञान की जानकारी उत्खनन से मिलती है। जो हमारे उत्खनन हुए उससे हमको कला के बारे में भी जानने को मिला, जैसे मन के मोहरे, खिलौने, मूर्तियाँ आदि। क्या क्या देखने को मिली? मन के मिले, मोहरे मिले, खिलौने मिले और मूर्तियाँ हमको देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पे मिट्टी के काम भी होते थे। मूर्तियाँ धातु, पत्थर, मिट्टी की बनी, यानी कि जो मूर्तियाँ थी वो धातु की भी बनी मिली है हमको, पत्थर की भी मिली है और मिट्टी की भी बनी हुई मिली है। तो उस समय भी कला बहुत चलती थी। हड़प्पा से प्राप्त धातु की मूर्ति। हड़प्पा से धातु की मूर्ति कौन कौन? पीतल तथा कांसे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। कैसी कैसी हुई है? पीतल की मूर्ति और कांसे की मूर्ति हमको हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की मतलब कि जो हम जिन्हें नटराज का कहते हैं आज के समय में, उनकी मूर्ति भी हमको मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई प्राप्त हुई है। दाहिना नृत्य मुद्रा में कमर पर है, यानी कि कमर के बल कमर ऊपर को है। इस प्रकार से हमें मूर्ति देखने को मिलती है। आप अगर मतलब नटराज की मूर्ति सेम वैसी ही रहती है जैसी इसमें हमको बताया गया है। तथा बाएं हाथ में चूड़ियाँ विद्यमान है। और बाएं हाथ में क्या पहनी है? चूड़ियाँ पहनी हुई हैं उनने। नेक्स्ट क्या है? पाषाण पत्थर की मूर्तियाँ। पाषाण की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है जो ध्यान की अवस्था में, यानी कि एक ऋषि है जो योगी ध्यान में कर रहे हैं, वो मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। काय की है वो मूर्ति? पाषाण यानी कि पत्थर की। त्रिपत्तियाँ साल ओढ़े हुए हैं। 3 पत्तियाँ पीछे बनी हुई हैं और वो साल ओढ़े हुए हैं। इस प्रकार की हमको एक मूर्ति मिली है पाषाण की मोहनजोदड़ो में। इसके चेहरे पर दाढ़ी भी बनी, और चेहरे पे क्या है? दाढ़ी बनी हुई है। हड़प्पा से 2 सरविहीन मूर्तियाँ मिली हैं, यानी कि ऐसी मूर्ति जिसके सर नहीं है, 2 सर नहीं है, ऐसी मूर्ति हमको हड़प्पा से मिली है। जिसमें से एक लाल बलुआ पत्थर से तथा दूसरे स्लेटी पत्थर से बना हुआ है, यानी कि साथ में है वो, लेकिन दोनों की मुंडियाँ नहीं है। एक बलुआ पत्थर से बनी हुई है लाल कलर की, और एक स्लेटी पत्थर से बनी हुई है। कुछ विद्वान इसे जैन धर्म से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग इनको क्या बोलते हैं? जैन धर्म, यानी दिगंबर जैन धर्म से जोड़ा गया है कुछ विद्वानों ने। नेक्स्ट आता है हड़प्पा से प्राप्त मृद यानी मिट्टी की मूर्तियाँ। कहाँ कहाँ से मिली है? मातृ देवी, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, सीटी आदि प्रमुख मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है। किसकी? मिट्टी की। नेक्स्ट आता है राजनीतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था? आइए हम देखते हैं। विभिन्न विद्वान प्राप्त चीज़ों के विश्लेषण के आधार पर भिन्न भिन्न शासन व्यवस्था होने की बात करते हैं, यानी कि अलग अलग आपको किसी भी चीज़ का अगर पढ़ोगे और वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है तो अलग अलग विद्वान हर चीज़ के लिए अलग अलग अपने मतों को देते हैं। और ये यहाँ पे यही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि किस विद्वान ने क्या मत दिया हुआ है। जनतांत्रिक व्यवस्था। जनतांत्रिक व्यवस्था क्या? इंटर जैसे इतिहास का मत। इंटर यानी जो विद्वान थे उनने इसका मत दिया। प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था। प्रतिनिधि के ऊपर व्यवस्था थी, ये मेके का मत है। किसका मत है? मेके का मत है। पुरोहित का शासन। पुरोहित शासन करते थे, ये पिग्गट का मत है। इनका कहना है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी। ये आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है। ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है पहले भी। शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन, ये सर्वाधिक लोकप्रिय मत है, यानी कि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि शिल्पियों तथा व्यापारियों का शासन रहा है यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता की धर्म और दर्शन। हड़प्पा सभ्यता का धर्म और दर्शन कैसा था? धर्म के 2 पक्ष होते हैं। धर्म के क्या हैं? 2 पक्ष होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक पक्ष में धर्म के तौर तरीकों, व्यवहार आदि पर प्रभाव पड़ता है, जबकि बाहरी पक्ष के तहत व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से अपने धार्मिक विश्वास को प्रदर्शित करता है।
क्या है, आंतरिक से क्या है कि वो अपने तौर तरीके और व्यवहार को बताता है, लेकिन बाहरी पक्ष से वो अपनी क्या करता है, अपने अंदर जो धार्मिक विश्वास है उनको प्रदर्शित करता है। जैसे मूर्ति पूजा करना, मंदिर, चर्च, मस्जिद आदि जो हम करते हैं, जो बाहर जाके करते हैं, वो हमारे बाह्य तत्व होते हैं। और जो हम हमारे घर में जो हमारे अंदर जो व्यवहार रहता है वो हमारे क्या होते हैं, आंतरिक पक्ष होता है धर्म का। मात्र देवी की उपासना। मात्र देवी की उपासना मिट्टी की मूर्ति के आधार पर व्यापक प्रचलन था। यानी मिट्टी की मूर्ति जो हमें मिली है, देवी मैया की मिली है, तो वो हमारा क्या हुआ, हमने उसको एक पूजा का सबूत माना है कि उस समय मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। पूरी सभ्यता में मात्र देवी की पूजा एक समान नहीं होती थी, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की पूजा होती थी। पश्चिम उत्तर क्षेत्र में अधिक और भारतीय क्षेत्र की ओर कम मिलती है। हमें पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र है उधर पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और भारतीय क्षेत्र की जगह हमको कम देखने को मिलती है। यानी कि हमारे भारतीय क्षेत्र में कम पूजा की जाती है मिट्टी की मूर्ति की। सामूहिक स्नानागार की संकल्पना। सामूहिक स्नानागार, फ्रेंड, सामूहिक स्नानागार के विशाल स्नानागार का 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे MPPSC में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में हमें विशाल स्नानागार देखने को मिलते हैं। स्नानागार के बगल में कक्ष बनाए हैं। स्नानागार के बगल में कक्ष देखने को मिलते हैं, यानी कि आप स्नान करके वहाँ पर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार का कुछ। विद्वानों का कहना है सामूहिक स्नानागार यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, ये विद्वानों का कहना है। शिव की उपासना। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से मुहर मिली जिस पर एक देवता का चिन्ह बना हुआ है। एक मुहर मिली है किसको, जॉन मार्शल को, मोहनजोदड़ो में, जिसमें देवता का चिन्ह बना हुआ है। इसके 3 मुख और सींग हैं, यानी कि 3 मुख हैं और सींग हैं। वह पालथी मार कर बैठे हुए हैं। दाहिने में बाघ, हाथी तथा बाएं तरफ भैंसा और गैंडा, और पैर के पास 2 हिरण उत्कीर्ण किए गए हैं। यानी कि दाहिने तरफ बाघ और हाथी बैठे हुए हैं, बाएं तरफ भैंसा और गैंडा बैठा हुआ है, और पैर के पास में 2 हिरण बनाए गए हैं। ये हमको देखने को मिलता है शिव की उपासना में। जो एक सिक्के पे चिन्ह जो मिला हुआ है मुहर पर, उसमें ये चीज़ें बनी हुई हैं। विद्वान इसे हिंदू देवता शिव मानते हैं। विद्वान क्या कहते हैं कि ये हिंदू देवता शिव हैं। भूत प्रेत संबंधी विश्वास होता था उस समय। ताबीज जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए विद्वानों का मानना है कि भूत प्रेत पर विश्वास रखते थे। उस समय सामाजिक जीवन में ये अपने क्या करते थे, भूत प्रेतों पर भी विश्वास करते थे। पूजा के अन्य प्रकार भी हमको देखने मिलते हैं। जैसे पशु पूजा में कुबड़ वाला बैल, उसकी पूजा की जाती थी, तथा एक सींगी पशु की पूजा भी की जाती थी। वृक्ष पूजा भी की जाती थी, पीपल के पेड़ की। सर्प पूजा आदि ये हमको देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा और लोथल में हमको क्या देखने को मिला है, अग्नि वेदियाँ देखने को मिली हैं। विद्वानों का मानना है कि सभ्यता में बलि का प्रावधान था, यानी कि उस समय बलि दी जाती थी। मंदिर के साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं। धर्म एक महत्वपूर्ण तथ्य था, लेकिन उसकी भूमिका वर्चस्वशाली नहीं बल्कि सीमित थी। यानी कि सिर्फ घरों में ही उनको ज़्यादा प्रचलित करा गया है। अब बाहर उनको एकत्रित होकर पूजा जैसा कोई भी हमको साक्ष्य नहीं मिला है। लोग कर्मकांड के बजाय सरलता को अपनाए हुए थे। जैसा कि बता चुके हैं कि घर में पूजा होती थी, हमारे आसपास में जो वातावरण था उधर पूजा होती थी, लेकिन बाहर पूजा करने के लिए एकत्रित नहीं होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ चुका है पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की भांति ही इसके पतन को लेकर भी विभिन्न विद्वानों की अलग अलग राय हमको देखने को मिलती है। बाढ़ द्वारा पतन किस किसने कहा है? मार्शल मेके, SR राव जैसे विद्वानों का मानना है कि भीषण बाढ़ के फलस्वरूप पतन हुआ। बाढ़ से मार्शल मेके, SR राव, इन लोगों ने कहा है। नदियों का सूख जाना किन किन का मानना था? DP अग्रवाल,
अमलानंद घोष, पी सूद जैसे विद्वानों का मानना है कि नदियों के सूख जाने से पतन हुआ है। नदी पर अधिक निर्भर थे, कृषि के साथ ही व्यापार वाणिज्य भी प्रभावित हुआ। सीधी सी बात है, नदी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो हमारे खेत भी सूखेंगे और साथ ही साथ हमें जीने के लिए, जीवन के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। नदियों का मार्ग परिवर्तन, नदियों का दिशा बदल जाना, ये किसका कहना था? एम.एस. वत्स का मानना है कि नदियों के मार्ग बदल जाने से शहरी सभ्यता का पतन हो गया। भूगर्भिक हलचल यानी कि भूकंप, ये किसका कहना है? R.A. रईस, M.S. साहनी जैसे विद्वान भूकंप को पतन का कारण मानते हैं। मलेरिया जैसी महामारी, ये किसका कहना है? अमेरिकी विद्वान कैनेडी का मानना है कि मलेरिया जैसी महामारी के फैलने से पतन हुआ है। आर्यों का आक्रमण, ये किनका कहना है? मार्टिमर व्हीलर गार्डन चाइल्ड का मानना है कि आर्यों का आक्रमण से पतन, परंतु इसके प्रमाण नहीं प्राप्त हैं। क्यों प्राप्त नहीं है? क्योंकि आर्यों के आने का जो समय है वो एक अलग है और सिंधु घाटी सभ्यता के आने का जो समय है वो एक अलग है। प्रशासन गिरावट, ये कौन कहता है? मार्शल जैसे विद्वानों का मानना है कि राजनीति और प्रशासन में गिरावट पतन की वजह थी। ये कहना है मार्शल जैसे विद्वानों का। व्यापार का पतन, व्यापार पर निर्भर शहरी सभ्यता थी और व्यापार पर गिरावट आने से इस सभ्यता का क्रमशः अंत हो गया। जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिकी असंतुलन, जलवायु परिवर्तन को विश्वसनीय मत माना जाता है। फेयर सर्विस और गुरदीप सिंह जैसे विद्वानों ने दिया था। कौन का कहना है? फेयर सर्विस और गुरदीप सिंह जैसे विद्वान क्या कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिक असंतुलन होने पर इनका पतन हुआ है। फैक्ट क्या हमें यह नोट मिलता है कि मई 2012 में अमेरिका के रिसर्च संस्थान वूल होल ओलियानोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने भी सैटेलाइट आंकड़ों के विश्लेषण पर इस मत की पुष्टि की है। उनका भी यही मानना है। मानसून बारिश में आई कमी के कारण सिंधु घाटी क्षेत्र में बहने वाली नदियों के प्रवाह में कमी आई। परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि सभ्यता के लोग कृषि कार्यों के लिए मुख्यतः नदी जल स्रोतों पर निर्भर थे। किस पर थे निर्भर? नदी में जो जल एकत्रित होता है उस पर निर्भर थे, लेकिन मानसून बारिश में आई कमी के कारण इनका पतन हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्थल। यहाँ पे एक टेबल है फ्रेंड, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा है उन सब का सार है इसमें कि किसने क्या बोला और कहाँ पे क्या विशेषता देखने को मिलती है, वो किस स्थान में थी, किस नदी इससे सटी हुई थी और इसके खोजकर्ता कौन थे और इनकी विशेषताएं, ये हम इस टेबल में देखेंगे। पहला आता है हमारा हड़प्पा। कहाँ पे इसका स्थान है? पाकिस्तान स्थित पंजाब में हड़प्पा है। नदी रावी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। विशेषता क्या देखने को मिलती है? प्रथम उत्खनित से सबसे पहले किसका उत्खनित हुआ था, किसको खोदा गया था? हड़प्पा को खोदा गया था। क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा नगर दूसरे नंबर का है हड़प्पा। तांबे की मानवकृति हमको कहाँ से मिली है? हड़प्पा में मिली है। श्रमिक आवास हमको देखने को मिलता है हड़प्पा में। नटराज की आकृति जैसी स्लेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति भी हमको कहाँ मिली है? हड़प्पा में मिली है। फ्रेंड ये पूरे के पूरे फैक्ट आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना कि कहाँ पे क्या मिला। ये क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ में। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध स्थान पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो का स्थान है। इसको किसने खोज किया था? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। विशेषताएं क्या हैं? क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पर पड़ा है हमारा हड़प्पा।
वृहद स्नानागार, सभागार, पुरोहित आवास, अन्नागार ये हमको देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में। कांसे की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिलती है हमको कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। फ्रेंड याद रखना, कांसे की नृत्य मुद्रा वाली मिलती है हमको मोहनजोदड़ो में, और स्लेटी कलर की हमको नृत्य मुद्रा मिलती है कहाँ पे? हड़प्पा में। वृषभ मुद्रा, सूती वस्त्र मिलते हैं। मलेरिया के साक्ष्य जो कि केवीआर कैनेडी ने कहा है। घर घर कुएं व शौचालय हमको मिलते हैं मोहनजोदड़ो में देखने को। नेक्स्ट आता है हमारा लोथल। लोथल कहाँ है? मुर्दों का नगर। लोथल का मतलब होता है मुर्दों का नगर। गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। भोगवा भोगवा नदी के पास स्थित है। S.R. राव 1957 में खोज की। S.R. राव ने क्या विशेषताएं? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी इसको कहते हैं। गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड, गोदीवाड़ा डॉक यार्ड है यहाँ पे। मृद भांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन है, ये भी हमको लोथल में देखने को मिलता है। अग्निवेदिका, रंगाई कुंड एवं मनके बनाने का कारखाना भी हमको लोथल में देखने को मिलता है। और युगल स्वाधान भी हमको लोथल में देखने को मिलती है। ये इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर? जूनी कुरान और सफ़ेद कुआं इसको कहा जाता है। स्थान क्या है इसका? गुजरात के कच्छ प्रदेश में खादिर बैट द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? खादिर बैट द्वीप पर स्थित है। नदी कौन सी है? नदी है मानसर व मानहर, दोनों नदी के बीच में स्थित है। ये खोज करता है जगपति जोशी 1967। विशेषताएं क्या क्या है? नगर 3 भागों में विभक्त है। भारत में उत्खनित दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। दूसरा जो भारत में स्थित है, फ्रेंड फैक्ट अच्छे से सुनना आप, कि जो भारत में स्थित है, भारत में उत्खनित हुआ है, वो वाला दूसरा बड़ा नगर है कौन सा? हड़प्पाई नगर है धोलावीरा। विशाल जलाशय देखने को हमें धोलावीरा में मिलता है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धोलावीरा में देखने को मिलती है। नगर का आकार समानांतर चतुर्भुज तथा स्टेडियम हमको धोलावीरा में देखने को मिलता है। 10 चिन्ह युक्त सैलकूत स्थापत्य भी हमको यहीं देखने को मिलता है। साइन बोर्ड अर्थात नाम पट्टी का, सूचना पट्टी का अभिलेख जिस पर जिप्सम की लिखावट है, बड़ी लिपि का साक्ष्य हमको धोलावीरा में देखने को मिलता है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के पास। कौन ने इसका खोजकर्ता कौन है? सूरजभान 1969, अरेंद्रनाथ 1907 में किया है। भारत में उत्खनित सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर, भारत में उत्खनित सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर राखीगढ़ी है, और उससे छोटा है धोलावीरा जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सूरकोटता कहाँ? गुजरात का कच्छ प्रदेश है, और इसको किसने खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी 1964 में खोज की। घोड़े की अस्थियां भूकंप का साक्ष्य हमको सूरकोटता में देखने को मिलता है। आमरी पाकिस्तान स्थित सिंध में है और सिंधु नदी के पास है। NG मजूमदार 1929 में इनने खोज करी। पहला स्थल जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा स्थल का अवशेष मिला। बारहसिंगा के साक्ष्य भी हमको यहीं देखने को मिले। नेक्स्ट हमारा आता है रंगपुर गुजरात का काठियावाड़ में स्थित है, भादर नदी के पास है, और रंगनाथ राव ने 1953 में इसकी खोज की। उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य हमको रंगपुर में देखने को मिलता है, और धान की भूसी भी हमको रंगपुर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ, इसका मीनिंग होता है, और इसका स्थान है राजस्थान में, और नदी है घग्गर। खोज करता है अमलानंद घोष जिनने 1960 में खोज की। BB लाल व VK थापर ने 1961 में खोज की। इसकी विशेषताएं क्या हैं? हल से जुते हुए खेत, अग्निकुंड, अलंकृत ईंट, युगल स्वाधान, मृड पट्टिका पर सिंह युक्त देवता तथा बकरे को ले जाते हुए पुरुष की आकृति, विवर्तनिक परिवर्तन, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य हमको देखने को
मिलता है। चन्हूदड़ो पाक स्थित सिंध में है, सिंधु नदी के पास है और NG मजूमदार ने और मेके ने 1935-1931 में इसकी खोज की। सिंध स्थित झुकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली वक्राकार ईंटें हमको मिली। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह है। मोहर पर 3 घड़ियाल व 2 मछलियों का अंकन है। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व इत्र के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? चन्हूदड़ो में मिलते हैं। मनके बनाने का कारखाना भी हमको चन्हूदड़ो से मिलता है। बनावली हरियाणा में है, सरस्वती नदी के पास है। RS विस्ट 1973 में खोज की। पकी मिट्टी का बना हल हमको बनावली में मिला। बनावली यानी कि पक्की मिट्टी का बना हल। जल निकास प्रणाली का अभाव भी हमको बनावली में देखने को मिला। रोपड़ कहाँ? भारत स्थित पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में इसकी खोज की। स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम खुदाई। आज़ाद होने के बाद सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई? रोपड़ में हुई। एक ही कब्र में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता, फ्रेंड ये पालतू कुत्ता है, फोटो में नहीं आया, कुड़ाल हरियाणा स्थान में है और ये सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी विशेषता है कि चांदी के 2 मुकुट, हमको चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुड़ाल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अल्लाह दीनो पाकिस्तान में मिला है और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है? फेयर सर्विस, जिसने 1982 में इसकी खोज की। इसकी विशेषता क्या है? सिंधु अरब सागर के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये सिंधु और अरब सागर के संगम पर स्थित है। सनोली के बारे में हमें क्या पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी विशेषता है 125 मानव स्वाधान प्रधान। 125 मानव स्वाधान प्रधान हमें यहाँ पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? सनोली में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी यानी जो यमुना की सहायक नदी है वहाँ पर हमको मिला है क्या? आलमगीरपुर। और इसकी विशेषता है कि मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। यहाँ हमको पहली ऐसी जगह मिली जहाँ पे मुद्रा के कोई साक्ष्य नहीं मिले। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। क्या है ये? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है सूत-कांगेंडोर पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान में है और ये दास्क नदी के किनारे है और इसे ऑरेल स्टाइन ने 1927 में खोज की। इसकी विशेषता क्या है? कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। क्या है ये? हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। ईरान की सीमा के निकट है। ईरान की सीमा के निकट स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ये मैंने 2 बार लाइन लिख ली है। ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल है। मांडा कश्मीर में स्थित है, चेनाब के दाएं तट पर। किधर पर स्थित है? कि चेनाब के दाएं तट पर स्थित है। जगपति जोशी व मधुबाला ने 1982 में इसकी खोज की। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। फ्रेंड ये याद रखना कि सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी स्थल सूत-कांगेंडोर और सबसे उत्तरी स्थल है हमारा मांडा। दायमाबाद महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। कांसे का रथ प्राप्त जिसमें 2 बैल व 1 मानव आकृति है, ये इसकी विशेषता है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दायमाबाद। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है या मैंने कुछ डिटेल छोड़ दी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसमें कुछ भी ऐड कराना चाहते हैं वो बताएं। किसी भी प्रकार का टॉपिक जो आपको लगता है मेंस या MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को शेयर और सब्सक्राइब